ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारों का आधार की प्रथम इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम समझ सकेंगे समाजशास्त्र विषय के उद्भव की पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत हम यूरोप की उन परिस्थितियों के बारे में जान सकेंगे जिनमें विषय की पृष्ठभूमि तैयार हुई। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्ट, इन्होंने समाजशास्त्र विषय को समाज की व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना। यानी समाज में पुनर्गठन की प्रक्रिया और परिवर्तन की दिशा कैसे हो, समाज की परिस्थितियां बेहतर कैसे हों, समाज का विकास कैसे हुआ, इसे यदि हम व्यवस्थित तरीके से समझेंगे तो समाजशास्त्र विषय का आधार तैयार होता है। इस विषय को अन्य समाज विज्ञानों के क्रम में नया विषय माना गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, 1838 में विधिवत रूप से इस विषय का प्रारंभ हुआ, लेकिन जन्मदाता और आधारभूत इस विषय को समृद्ध करने की जो परंपरा थी, उसमें जिन विद्वानों ने अपना योगदान दिया, वे सब उन परिस्थितियों से प्रभावित थे जिनमें समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसलिए उन परिस्थितियों को जानना जरूरी है जिनमें उन सिद्धांतों की रचना हुई जिसे हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो क्या परिस्थितियां थीं यूरोप की? आइए अब हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि वर्तमान जीवन में जिस तरह से हम प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्ष लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता को अपना रहे हैं और पूरी दुनिया में समानता के लिए जो विचारधारा काम कर रही है, ऐसा पहले नहीं था। पहले जो समाज था उसमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियां मजबूत हुआ करती थीं, इसलिए साम्राज्यवादी ताकतें भी बहुत मजबूत थीं। राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था। परंपराएं इतनी प्रभावी थीं कि लोग नया चिंतन, नए तर्क से कोई सरोकार नहीं रखते थे। तो समाज में अंधविश्वास ज़्यादा होते थे और उन
नई मान्यताओं का हमेशा विरोध होता था जो विकास के लिए सहायक होती हैं। लेकिन 15वीं शताब्दी के लगभग यूरोप में नए विचारों का आविर्भाव होना शुरू हुआ और यह क्रम चलता रहा। इसके साथ ही कुछ नई दशाएं समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तित हुई, जिनसे कि हम देखते हैं कि न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया परिवर्तन से प्रभावित होती चली गई। तो कुछ खास मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, यूरोप में पुनर्जागरण काल, औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। ये सभी दशाएं आती गईं और इनने समाज में नए विचारों का सूत्रपात किया। जैसा कि आप समाजशास्त्री विचारधारा के अंतर्गत जानते होंगे कि अगस्त काम्टे ने चिंतन के 3 स्तर का नियम दिया। इसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि समाज एक के बाद एक जिस तरीके से आगे बढ़ा, इसके पीछे चिंतन की अवस्थाओं में परिवर्तन स्पष्ट होता है। इसके अलावा दुर्खीम ने, समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया और मैक्स वेबर ने धर्म और आर्थिक विकास का जो सहसंबंध बतलाया। इन सभी बातों के पीछे और कार्ल मार्क्स, जिन्होंने समाजवाद के मूल्यों की एक तरह से वकालत की, यह समझाया कि समाज में 2 वर्गों के बीच में, पूंजीपति और जो साधनहीन वर्ग है, श्रमिक, इसके बीच संघर्ष की स्थितियां अंत में एक नई व्यवस्था को जन्म देंगी। जो भी विचार दिए, इन सब की झलक हमें उस पृष्ठभूमि में दिखाई देती है जिनकी चर्चा करना आज के इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए हम बात करते हैं यूरोप में जो पुनर्जागरण काल था, उसकी परिस्थितियां, उस समय चिंतन में क्या खास बात थी। विद्यार्थियों, यूरोप में, इटली में पुनर्जागरण की जहाँ तक हम बात करें तो 16वीं शताब्दी में यह प्रारंभ हो चुका था और इसके भी पहले कुछ विचारों की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। इनमें खास तौर पर यदि हम देखें तो कुछ विचारक, जिनमें दांते, पेट्रॉक, इनका नाम लिया जाता है इस बात में कि इन्होंने मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष चिंतन का पक्ष रख के समाज में जो पुराने विचार थे उनको एक तरह से निष्प्रभावी करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। क्योंकि पूरे यूरोप में जो धर्म के नाम पर रूढ़िवादी कैथोलिक ईसाई धर्म का जो वर्चस्व था और धर्म के नाम पर जो रूढ़ियाँ थीं, परंपराएं थीं, इनसे उठकर इन्होंने उस दूरी को कम करने की कोशिश की जो धर्म गुरुओं, धर्म प्रमुखों और जनता के बीच में होती थी। इन्होंने जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि हमारे कर्तव्य और हमारी ईश्वर के प्रति भक्ति का आधार क्या है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जर्मनी में भी इस तरह के विचार आगे बढ़े और मार्टिन लूथर की किताब जो है प्रमुख, न्यू टेस्टामेंट, जब आई तो एक नई विचारधारा धर्म के नाम पर समाज में आ गई, जिसने बहुत हद तक चर्च की जो एकाधिकार प्रवृत्ति थी, जिसने राजा और सामंतों के बाद अगर सबसे ज्यादा जनता को परेशान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उससे निजात मिली। तो एक तरह से हम देखें कि धर्मनिरपेक्षता और मानवतावादी दर्शन, इसकी शुरुआत उन दिनों हो चुकी थी। न केवल धर्म और तर्क में, बल्कि हम देखते हैं कि साहित्य, कला, चित्रकला, इन सब में भी मानवतावादी विचारों का आधार मिलता है। यानी चर्च में जो पेंटिंग्स की गईं और जो उस समय कला का विकास हुआ, उन सब में इस बात के लिए आधार मजबूत किए गए कि एक नए समाज का निर्माण हमें करना है और एक ऐसा समाज जिसमें उस समय की जो बुराइयां थीं, जैसे दास प्रथा या वर्गों में बहुत दूरी,
इसको खत्म करके इंसान को इंसान होने के नाते जो अधिकार मिलना चाहिए उसको मजबूत आधार मिल सके। तो ये परिस्थितियां 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी, 17वीं और आगे ये बढ़ता गया समय। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो विचार उस समय चल रहे थे, इनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार जरूर था, क्योंकि विज्ञान तर्क पैदा करता है और जो तथ्य होते हैं वे प्रमाणित कथन होते हैं और उनके आधार पर हमारे जो अंधविश्वास थे उनको तोड़ने का बहुत मजबूत आधार तैयार हुआ। जैसे कोपरनिकस, इसने कहा कि सूर्य जो है वो केंद्र में होता है, पृथ्वी घूमती है। उनका अनुकरण किया गैलीलियो ने। उन्होंने फिर दूरबीन के माध्यम से खगोल की और तमाम चीजों के रहस्य और उन तथ्यों को एकत्र करने में मदद की, जिनसे कि जनता के अपने अंधविश्वास खत्म हुए। तो विज्ञान में जो क्रांति हुई उसने नए नए न केवल तर्क दिए बल्कि आगे चलकर आविष्कारों का सिलसिला जारी हो गया। और इस तरह हम देखते हैं कि आविष्कार बढ़ते बढ़ते वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया से ये चीजें जुड़ने लगीं। क्योंकि जब तक यूरोप में सामंतवाद था तो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से उत्पादन होता था, लेकिन जब आविष्कार होने लगे, विज्ञान का क्षेत्र बढ़ने लगा, तो जो नई परिस्थितियां पैदा हुई उनने समाज को प्रभावित किया। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक व्यवस्था को परिवर्तित होने में न केवल विचार बल्कि उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि और आर्थिक पृष्ठभूमि ये सब काम करती हैं। तो यूरोप की परिस्थितियों में पुनर्जागरण काल में हमने जैसा कि अभी तक जाना कि विचारों में परिवर्तन आया और इसको मजबूत आधार मिला वैज्ञानिक क्रांति से, यानी अन्वेषण के जो तरीके थे इन्होंने घटनाओं के कार्य कारण की व्याख्या की और उनको प्रमाणित किया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नई स्थितियां पैदा हुई उनमें साम्राज्यवादी ताकतों को खत्म करने की मनसा भी लोगों में पैदा होने लगी। ये क्यों हुई, इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फ्रांस की क्रांति का आधार क्या था, क्योंकि फ्रांस में ही हमारे विषय का जन्म हुआ। अगस्त काम्टे ने जो अपना चिंतन दिया वे फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव को भलीभांति समझने के बाद उनके चिंतन में विषय की सामग्री की एक रूपरेखा तैयार हुई। तो फ्रांस की क्रांति दरअसल राजतंत्र के खिलाफ और धार्मिक वर्ग था, इसके अत्याचारों के खिलाफ, या समग्र रूप से हम कहें तो जो वंचित वर्ग था इसकी अपने अधिकारों को प्राप्त करने की एक इच्छा थी। ये सामूहिक इच्छा कब पैदा हुई और क्यों पैदा हुई, इसे हम संक्षेप में बताना चाहेंगे। फ्रांस में लुई वंश की परंपरा थी। लुई 16वें का जब शासन था उस समय क्रांति घटित हुई 1789 में। तो सामान्य रूप से किसी भी क्रांति की पृष्ठभूमि में एकाधिक कारण मौजूद होते हैं। समाज की दृष्टि से यदि हम देखें तो समाज में उच्च वर्ग, राजा और जो सदन में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग वह था। साथ ही जो पादरी हुआ करते थे उसमें भी जो बड़े चर्च थे उनके प्रमुख धर्मगुरु उसमें शामिल होते थे। इनके लिए किसी भी तरह के कर का प्रावधान नहीं था, ये कोई कर प्रदाता नहीं होते थे। इनके लिए शासन की सारी सुविधाएं मुहैया होती थीं। और दूसरी तरफ किसान वर्ग था। किसान जो अपने श्रम से जो उत्पादित करते थे उसका अधिकांश भाग लगान के रूप में दे दिया करते थे। दो तरह का शासन एक तरह से जनता के सामने परिलक्षित होता था। एक तो वह जो राजा के द्वारा संचालित था और दूसरा वह जो राज्य के भी अंदर एक राज्य के रूप में काम कर रहा था, यानी चर्च। चर्च की अपनी संपत्ति होती थी। भोली भाली जनता को वे गुमराह करते थे
कि हम आपके अगले जीवन के हिसाब से आप दान करें, चर्च के लिए अपनी संपत्ति दान करें। तो इस तरह से जनता धार्मिक उससे भी ज़्यादा त्रस्त थी और साथ में राजा और सामंतों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से भी। एक मध्य वर्ग बीच में पैदा हुआ जो बुद्धिजीवी, कलाकारों, इस तरह के नेतृत्व को प्रश्रय देने वाला वर्ग था, जिसने उस समय की जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि तुम्हें अपने अधिकार प्राप्त करना चाहिए, और जनता यह समझ सकी कि उनका शोषण हो रहा है। इस वर्ग की अगुवाई करने में रूसो, वाल्टेयर इत्यादि विचारकों के बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आए। और फिर एक समय आया जब जनता ने परंपरागत राजतंत्रात्मक प्रणाली का विरोध किया और क्रांति हुई। क्रांति का परिणाम हम सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति एकमात्र ऐसी क्रांति है इतिहास में जिसने प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, भाईचारा, इनको स्थापित करने में शुरुआत की। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप एक तरफ जहां पूरे यूरोप में उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति आगे बढ़ने लगी थी, साम्राज्यवादी ताकतें भी बलवत्ती हो रही थीं, उन पे रोक लगी। और फिर इसके बाद जनता अपने अधिकारों के लिए नए सिरे से आगे आई और अपने तरीके से काम करने के बाद उनका समाज में प्रतिष्ठा के साथ जो स्थान होना चाहिए, जैसे दास प्रथा थी, तो दास प्रथा की समाप्ति की भी विचारधारा तैयार होने लगी। और एक तरह से जो धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी विचार हैं, इनका भी जनता के बीच में बेहद प्रचार प्रसार हुआ। तो एक अच्छे समाज के बुनियादी लक्षण ये माने जाने लगे कि इस क्रांति के परिणाम में देखे जा सकेंगे। अगस्त काम्टे इन्हीं विचारों से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने यह विचार किया कि समाज का भी पुनर्गठन होना चाहिए, और इसलिए इन्होंने समाजशास्त्र को समाज की व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना कि हम यह विचार करें कि समाज में वांछित परिवर्तन कैसे लाया जा सकेगा। इसके बाद औद्योगिक क्रांति की जहाँ तक बात है, तो आविष्कार और वैज्ञानिक क्रांति के कारण जनता की ज़रूरतों के हिसाब से विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा। और जब विशाल पैमाने पर उत्पादन हुआ तो उसकी बिक्री के लिए बाजार की ज़रूरत थी। तो एक तरफ हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी ताकतें जब कमज़ोर पड़ रही थीं, जैसे कि हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को यदि देखें तो उनके पीछे यही बात थी। लेकिन एक अच्छी बात जो शुरू हुई वो थी राष्ट्रवाद का उदय, यानी राष्ट्र पृथक रूप से अपने अस्तित्व को बनाकर आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए जुट गए। इसमें हम देखते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति है, इसके पहले अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 में। उससे बहुत प्रेरणा मिली थी फ्रांस की जनता को, और उन्होंने यह समझा था कि हमें अपने अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रमशः ये परिस्थितियां यूरोप में चलती रहीं, और जब विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद भी मजबूत हो रहा था, तो इसके लिए एक ज़रूरत थी कि हम अन्य देशों से संपर्क स्थापित करें और अपने विचारों का आदान प्रदान करें। तो संपर्क मजबूत हुए दुनिया में, संचार की सुविधाएं बढ़ीं, यातायात के साधन, संदेश वाहन, इन सब चीज़ों से जो विचार थे नए, इनका प्रसार हुआ। और इसके साथ ही हर एक देश के अंदर पूंजीवाद का विरोध के साथ नए जो विचार थे, उसमें समाजवाद संबंधी विचारों के बारे में भी एक लहर चल गई। जैसे कि हम यह जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इंग्लैंड के समाज का अध्ययन किया जहाँ घोर पूंजीवाद था। तब उन्होंने यह देखा कि किस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो उन्होंने यह तर्क दिया कि जनता इस अत्याचार के खिलाफ एक दिन आएगी और निश्चित तौर पर समाज में परिवर्तन आएगा। सर्वहारा जो शक्ति है वह ऊपर आएगी। परिवर्तन को समझाने के लिए उनके यह विचार
हालांकि आगे समय बदला और अब नए कानून व्यवस्था और इनके कारण मार्क्स के द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक सिद्धांत 100% लागू नहीं हुआ, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। उसमें किसी भी राष्ट्र ने अपने राज्य की जो स्थितियां थीं, इनमें जनता की बेहतरी के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, इनको मजबूत करना शुरू कर दिया। तो समाज में परिवर्तन दर परिवर्तन आगे बढ़ता रहा और इन सारे विचारों को हम देखें तो एक एक समाजशास्त्री के विचारों को या चिंतन की परंपरा को हम उठाकर देखें तो हमें समझ में आता है कि इन विचारों का संबंध यूरोप की उन परिस्थितियों से कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से था। तो प्रत्येक विचारक के चिंतन में हम देखें तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि यूरोप की परिस्थितियां किस तरह से समाजशास्त्र की उत्पत्ति में सहायक थीं। आगे चलकर समाजशास्त्र का विकास हुआ और नए नए जो विषय वस्तु है जुड़ी, उसने भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों को मेल करते हुए उस विषय वस्तु को हम समझ सकते हैं। इसके साथ ही पूरे यूरोप में सबसे पहले जो विचारों का क्रम है, इसमें ज्ञानोदय की भी पृष्ठभूमि को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, ज्ञानोदय यूरोप में 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का समय माना जाता है। यह वह युग था जिसने यूरोप को नए नए विचारकों से प्रभावित किया। ऐसे ऐसे विचार सामने आए जिन्होंने समाज के विकास में, राजनीतिक व्यवस्था को आधार प्रदान करने में और संपूर्ण मानवता की भलाई में योगदान दिया। जैसा कि हमने वैज्ञानिक क्रांति में उल्लेख किया था, कोपरनिकस का और खगोलविद गैलीलियो का भी। इनके अलावा बेकन, लॉक, डेकार्टे, बेंथम, मिल इत्यादि विचारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रांसिस बेकन का यह मानना था कि भौतिक यथार्थ की स्वतंत्र सत्ता होती है जिसे हम ज्ञान का स्रोत मान सकते हैं। दरअसल यह वह समय था कि जब एक तरफ विज्ञान के विषय अस्तित्व में आ चुके थे और विज्ञान में पदार्थ से संबंधित, निर्जीव वस्तुओं से संबंधित तथ्यों के परीक्षण निरीक्षण की तथ्यात्मक स्थितियां सामने आईं। बाद में यह विषय अपने अस्तित्व में आए, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। तो यथार्थ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान की सत्ता क्या है, कैसे यह प्रकृति संचालित होती है, इनके बारे में चिंतन उस समय प्रारंभ हुआ। इसी तरह से रेने डेकार्टे गणितज्ञ थे, दार्शनिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। उनका यह मानना था कि सत्य की समझ कुछ नियमों के पालन से हो सकती है। तो यह कैसे संभव है? इनका यह मानना था इसमें कि सत्य वही है जो संशय से परे हो, जहाँ किसी तरह का संशय न बचे। तो किस तरह से हमारी चेतना प्रकृति में पदार्थ को और प्रकृति के उन तमाम नियमों को समझ सकेगी, तभी हम किसी भी अस्तित्व को या किसी वस्तु की या किसी प्रकृति के तत्व की व्याख्या कर सकते हैं। स्पिनोजा, इनके विचार बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने यह कहा कि सर्वोच्च ज्ञान हमारी चेतना की अनुभूति से प्राप्त हो सकता है, और इसे कैसे समझें हम? तो हमारा मस्तिष्क कैसे किसी वस्तु को अर्थ प्रदान करे, इसको समझने पर इन्होंने चेतना की जागृत स्थिति के बारे में अपने विचारों को प्रतिपादित किया। जॉन लॉक, इनका यह मानना था कि समस्त ज्ञान का स्रोत अनुभव होते हैं। तो अनुभव के आधार पर जैसे हम किसी वस्तु के गुण धर्म की बात करते हैं, तो हम उसे देखकर, चखकर, उसके रूप से, रंग से, अनुभव से समझ सकते हैं कि यह क्या है। तो इसी तरह से इन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हमारा जितना भी ज्ञान है, इसका स्रोत अनुभव होगा।
तो अनुभव आश्रित अध्ययन पर बल देकर नए नए आधार जो ज्ञान के हो सकते थे, इनको समझाने का प्रयास जॉन लॉक ने किया। इसके अलावा डेविड ह्यूम, इन्होंने ये कहा कि संसार में जो भी चीज़ें हैं जो अतीत में थीं या जो वर्तमान में हैं, भविष्य में जो घटित होगा, इनको हम कार्य कारण संबंधों के आधार पर ही समझ सकते हैं और यह परीक्षण निरीक्षण के बिना संभव नहीं है। कांट ने यह कहा कि अनुभव को संवेदना और बोध के संश्लेषण के आधार पर ही समझा जा सकता है। यानी जैसा कि डेविड ह्यूम यह कह चुके थे कि अनुभव बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसी से हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, तो कांट ने इसको स्पष्ट करते हुए यह कहा कि अनुभव को संवेदना और बोध दोनों के संश्लेषण से समझा जा सकता है। संवेदना के माध्यम से अंतः प्रज्ञा होती है और बोध जो है उससे हम किसी वस्तु का चिंतन कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई पूर्व अनुमान लगाना है या अपने अनुभव के आधार पर किसी चीज को स्पष्ट करना है तो तभी संभव है जब हम इस संश्लेषण की स्थिति में हों। हीगल ने उस समय दर्शन में द्वंद्व की बात की थी, यानी हर एक परिस्थिति अपने गर्भ से एक नई चीज पैदा करती है और बार बार चीजों का अंतर्विरोध होता है और एक नई स्थिति जन्म लेती है। फ्योरबाख ने उस समय भौतिक जगत पे इन विचारों का आरोपण करके यह समझाने का प्रयास किया कि पदार्थ महत्वपूर्ण है और फिर इस तरह से भौतिक पदार्थ उत्पादन की चीजें और आगे जो चिंतन हुआ जिससे कि हम विकास की स्थितियों में देखते हैं कि ज्ञान को हम कैसे प्रयोग कर सकते थे, इसके क्रमबद्ध आधार समाज में तैयार हुए। तो ज्ञानोदय ने जिन स्थितियों को पैदा किया उसमें हीगल का द्वंद्ववाद, फ्योरबाख का भौतिक प्रकृति के आधार पर यथार्थ की व्याख्या करना, इसके अलावा भी विचारधारा के क्षेत्र में बेंथम और मिल का जो योगदान था, उसने तो प्रजातांत्रिक मूल्यों की या शासन प्रणाली की वकालत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे बेंथम ये मानते थे कि जो मनुष्य का व्यवहार है वह सुख और दुख दो तरह की शक्तियों से संचालित होता है। मनुष्य स्वभाव से सुखवादी प्रकृति का होता है और वह चाहता है कि दुख से दूर रहे और सुख उसे मिले। तो कैसे सुख प्राप्त किया जा सकता है? अधिकतम सुख क्या हो सकता है? तो जैसे एक भौतिक सुख है जो आरामदायक जीवन की तरफ और एक मानसिक सुख, तो किस तरह के सुख से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन शुरू हुआ। और साथ ही मिल ने उपयोगितावाद का एक नया विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मानसिक सुख श्रेष्ठ है। तो अधिकतम सुख तो तभी है जब सबकी भलाई हो, जनता की भलाई हो। तो इस तरह से स्वेच्छाचारिता पे अंकुश लगने जैसी बात हुई और स्वतंत्रता का मूल्य सबके लिए कैसे संभव है, इन उपयोगी विचारों का आधार समाज में आया। तो किस तरह से ज्ञानोदय ने एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसमें हम यह समझ सके कि विचार, तर्क और दर्शन की समन्वित प्रणाली ने समाज में एक अच्छे समाज की परिस्थितियों को निर्मित किया। तो इन मिली-जुली बातों के आधार पर संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय की उद्भव की जो पृष्ठभूमि थी, इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि, उस समय का दर्शन की जो प्रणाली थी वो तर्क, ज्ञानोदय के संबंध में जो हमने चर्चा की अभी आपसे, औद्योगिक क्रांति, विशाल पैमाने पर उत्पादन हुआ। तो इस उत्पादन ने समाज को तेजी से विकास की ओर अग्रसित किया और इसके व्यापक प्रभाव परिवार, व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य, इन सब पर पड़े। तो फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय, पुनर्जागरण काल के संबंध में जो
चिंतन था, वैज्ञानिक क्रांति, इन सब की मिलीजुली जो पृष्ठभूमि थी, इसने समाजशास्त्र विषय के आधार को रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।